नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसने अपनी पूरी विरासत पत्थर में गढ़ दी। जी हाँ, ये कहानी है पल्लवों की। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और इसमें पल्लवों का पूरा सार छिपा है। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे इलाके की कह सकते हैं सांस्कृतिक पहचान ही बदल डाली। आइए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये थे कौन? ये महान बिल्डर्स, ये मास्टर आर्किटेक्ट्स कहाँ से आए और कैसे इन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट के कल्चर पर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है ना? पल्लवों की कहानी शुरू होती है एक पावर वैक्यूम से, एक राजनैतिक खालीपन से। हुआ ये कि इस तीसरी शताब्दी में शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य बिखर गया और दक्षिण भारत में एक सन्नाटा सा छा गया। अब इस खालीपन को कोई तो भरने वाला था। और बस इसी मौके पर सीन में एंट्री होती है पल्लवों की। सातवाहनों के जाने के बाद पल्लव एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। कहते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस। बस वही हुआ। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और उत्तरी तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी आंध्र तक अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ये पल्लव आखिर थे कौन? आए कहां से थे? देखिए, इस पर ना कई थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो विदेशी थे, लेकिन ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते। आज जो आम सहमति है वो यह है कि पल्लव कहीं बाहर से नहीं आए थे। वो यहीं के थे, इसी मिट्टी के लोकल एलिट्स थे। और इस बात को इतिहासकार उपेंद्र सिंह बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि पल्लव लोकल एलिट्स थे जिन्होंने अपनी पावर को संस्कृताइज्ड किया। अब ये संस्कृतिकरण शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी ताकत को एक तरह की मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने बड़ी समझदारी से संस्कृत भाषा और वैदिक रीति रिवाजों को अपना लिया। इससे वो एक आम लोकल पावर से उठकर एक महान शाही खानदान के तौर पर स्थापित हो गए। तो ठीक है, वो लोकल थे, उन्होंने अपनी पहचान भी बना ली, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अपनी पावर को मजबूत कैसे किया? इसका जवाब है रस्मों और राजकाज के एक बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन में। जो उनके शुरुआती राजा थे स्कंदवर्मन प्रथम, वो बहुत चतुर थे। उन्होंने कुछ बड़े कदम उठाए। पहला, कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा, धर्म महाराजाधिराज जैसी भारी भरकम उपाधि अपनाई। और तीसरा, जो सबसे अहम था, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े वैदिक अनुष्ठान करवाए। ये एक तरह से ऐलान था कि उनके शासन को अब दैवीय मंजूरी मिल चुकी है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। एक तरफ वैदिक रीति रिवाजों से अपनी सत्ता को वैधता दो और दूसरी तरफ अपने इलाके पर कंट्रोल मजबूत करो। यही वो फॉर्मूला था जिस पर शुरुआती पल्लव साम्राज्य खड़ा हुआ। यहां तक तो थी उनके उदय की कहानी। अब बात करते हैं पल्लव इतिहास के सबसे शानदार, सबसे रोमांचक चैप्टर की। ये वो दौर था जब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हम बात कर रहे हैं कला और आर्किटेक्चर में एक जबरदस्त क्रांति की। उनकी आर्किटेक्चरल जर्नी को हम 3 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप था चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनाना। फिर आया दूसरा स्टेप, जहां एक ही चट्टान को तराशकर पूरे के पूरे रथ मंदिर बना दिए गए। और फाइनली तीसरा स्टेप था अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बड़े बड़े मंदिर खड़े करना। मतलब सोचिए, क्या जबरदस्त एवोल्यूशन था। और इस पूरी क्रांति के पीछे थे 2 महान राजा, एक पिता और उनका बेटा। पिता थे महेंद्रवर्मन प्रथम। वो एक तरह के पायनियर थे, एक कलाकार राजा। उन्होंने न सिर्फ रॉक कट मंदिरों की शुरुआत की, बल्कि वो खुद संस्कृत के एक माने हुए नाटककार भी थे। और फिर आए उनके बेटे नरसिंहवर्मन प्रथम। वो एक जबरदस्त योद्धा थे, एक विजेता और उतने ही महान बिल्डर, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन उस दौर की कहानी सिर्फ कला और निर्माण की नहीं है। उस कहानी में एक बड़ी दुश्मनी भी है, एक जबरदस्त राइवलरी पल्लवों और चालुक्यों के बीच। ये टकराव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये लगभग 100 साल तक चला और इसने दोनों साम्राज्यों की किस्मत तय कर दी। कहानी में ट्विस्ट ये था कि महेंद्रवर्मन को चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बदला अभी बाकी था। उनके बेटे नरसिम्हवर्मन प्रथम ने न सिर्फ इस हार का बदला लिया, बल्कि उन्होंने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर हमला किया, उसे जीत लिया और एक जबरदस्त टाइटल हासिल किया, वातापी कोंड, यानी वातापी का विजेता। और देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी।
नरसिंहवर्मन की ये जीत उनकी सांस्कृतिक विरासत से सीधे जुड़ी है। वातापी को जीतने के बाद जो पैसा और शोहरत मिली, उसी से उन्होंने महाबलीपुरम शहर बसाया और वहीं पर बनवाए वो मशहूर मोनोलिथिक रथ जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पल्लव आर्किटेक्चर का सफर अभी अपने पीक पर पहुंचना बाकी था। अब वक्त था आखिरी और सबसे सोफिस्टिकेटेड स्टेज का। अब गुफाओं से निकलकर आलीशान मंदिर बनाने की बारी थी। और ये कदम उठाया नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। समझिए, अब तक वो चट्टान में से मंदिर निकाल रहे थे, अब वो चट्टान से मंदिर बनाने लगे। मतलब अब एक ही पत्थर को नहीं तराशा जा रहा था, बल्कि अलग अलग पत्थरों को जोड़कर स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे थे। ये आर्किटेक्चर की दुनिया में एक बिल्कुल नया चैप्टर था। इस नई तकनीक के सबसे शानदार उदाहरण हैं कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। और ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, असल में ये भविष्य में बनने वाले सभी द्रविड़ मंदिरों का प्रोटोटाइप थे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे बाद में चोलों और दूसरे राजवंशों ने भी फॉलो किया। अब हर साम्राज्य की तरह पल्लवों का भी राजनीतिक तौर पर अंत हुआ, लेकिन उनका असर कभी खत्म नहीं हुआ। उनकी जो विरासत थी वो आने वाले साम्राज्यों के लिए एक पावरफुल ब्लूप्रिंट की तरह काम आई। उनका ये ब्लूप्रिंट कई एरियाज में फैला हुआ था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, उनका मंदिर केंद्रित समाज का मॉडल और जाहिर है उनका आर्किटेक्चर, ये सब बाद में आने वाले चोलों के काम आया। इतना ही नहीं, उनकी जो लिखने की स्क्रिप्ट थी वो समंदर पार करके साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच गई। मतलब उनका असर भारत की सीमाओं से भी कहीं आगे तक था। और फिर जैसा कि इतिहास में होता है, एक शक्ति का अंत होता है तो दूसरी का उदय। 9वीं शताब्दी में चोल राजवंश के राजा आदित्य प्रथम ने आखिरी पल्लव राजा अपराजित वर्मन को हरा दिया और इसी के साथ पल्लव शासन का सूरज डूब गया। लेकिन इसे एक अंत की तरह देखना सही नहीं होगा। ये असल में एक ट्रांसफर था, एक मशाल थी जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। पल्लवों के विचार, उनके सिस्टम, उनकी कला, ये सब खत्म नहीं हुए, बल्कि चोलों ने उसी मजबूत नींव पर अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया जो पल्लवों ने तैयार की थी। 600 साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 600 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। लगभग 6 सदियों तक पल्लवों ने दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति को दिशा दी, और उनकी वो विरासत आज भी हमारे मंदिरों में, हमारी संस्कृति में जिंदा है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि पल्लव सिर्फ शासक नहीं थे, वो प्रणेता थे, पायनियर्स। उन्होंने द्रविड़ मंदिर आर्किटेक्चर और शुरुआती मध्ययुगीन राजनीति की नींव रखी, एक ऐसी नींव जो आज भी भारतीय सभ्यता की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।